Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel. And now as you see on my board, what I am going to explain the practice paper of which class? 10th class of course, and the subject is maths. You need more and more practice of solving all the practice paper from wherever you are getting, from wherever you are having. ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के करते हैं हम प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब आपको अब चैप्टर वाइज ना करके, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बार हो चुका है ना, तो चैप्टर वाइज ना करके आपको प्रैक्टिस पेपर लेने हैं जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक के बाद एक हर चैप्टर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, वॉल्यूम सरफेस एरिया हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन ऐसे मिक्सअप होके आते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस पेपर, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ का क्वेश्चन कौन सा था और फॉर्मूला कौन सा लगाना था। तो टू गेट रिड ऑफ दिस वी हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर दिस। ठीक है, तो अब करते हैं प्रैक्टिस पेपर का क्या करना, सॉल्यूशन। अब प्रैक्टिस पेपर लाए हैं हम, लेकिन अभी तक ये हमको पता नहीं है कि पैटर्न और टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन टर्म 2 का क्या होगा। एट प्रेजेंट ये सिनेरियो है, क्योंकि सीबीएसई ने अभी तक कुछ रिलीज़ नहीं किया है कि सैम्पल पेपर किस टाइप से आएगा। तो हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए हैं और पैटर्न ऐसा, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि वो प्रीवियस सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स के ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, तो वी हैव दैट दिस पेपर फॉर द प्रैक्टिस ओनली एंड द स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट टू कंसिडर दिस द फाइनल ब्लूप्रिंट। ठीक है, फाइनल ब्लूप्रिंट ना समझे इसको, हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ये आपको दिखा दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस हैं, A B C D। ठीक है, और फिर 18 क्वेश्चन है टोटल, और सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू टाइप्स हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हैं जो असर्शन और रीजन है, तो टोटल हो गए 5। ओके, सेक्शन बी में है 3 क्वेश्चन ऑफ वीएसए टाइप एंड 2 क्वेश्चन ऑफ एसए 1 टाइप। वीएसए मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, एसए 1 मतलब शॉर्ट आंसर। ठीक है, सेक्शन सी में है 4 क्वेश्चन और एसए 2 टाइप, 4 क्वेश्चन एसए 2 टाइप के हैं और 2 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक, अब आते हैं सेक्शन डी में, जो कि केस स्टडी क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है और केस बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें 3 क्वेश्चंस में हमने इसको कंप्राइज किया है। 1 केस स्टडी क्वेश्चन में 5 एमसीक्यू होते हैं और 5 एमसीक्यू में यू नो दैट कि एनी 4 करना होता है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम एंड वेरेवर इट इज़ नीडेड, तो आप प्रॉपरली नीट एंड क्लीन लेबल फिगर बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे भी ये कंपलसरी होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट मतलब लाइक कुछ भी बिना एक्सप्लेन किए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1, एज यू नो कि क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ के निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलते हैं, जब x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, 4x² + kx + 9 = 0 है इक्वल रूट्स। ये आपका सिनेरियो कब आता है, जब d = 0 होता है। अब ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ठीक है, = 0। अब आपकी इक्वेशन में क्या है, 4x² + kx + 9 = 0, जिसमें a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 9। ठीक है, आप इस वैल्यूज़ को रखिए यहाँ पे, k² - 4 × 4 × 9 = 0, k² - 16 9 ठीक है = 0, k² अभी इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ये 4 और ये 144। ठीक है, ओके, तो ये क्या हुआ, इधर ट्रांसपोज हुआ तो इसकी साइन चेंज हो गई। अब k² है, आपको तो k की वैल्यू निकालनी है, तो √144 क्या होता है, ±12। बहुत सिंपल, 1 मार्क इन योर पॉकेट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP रिस्पेक्टिवली आर this, देन y = what। अगर वो AP बोल चुका है तो आपको D निकालने का फॉर्मूला है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये दोनों ही सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है क्या निकालने की, मतलब y की वैल्यू निकालने की। तो लेट्स स्टार्ट, मैं पहले मैं करती हूँ टर्म 2, D कैसे फॉर्म करते हैं, T2 - T1 विल बी = T3 - T2, मतलब कि ये D की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, तो T2 क्या है आपका, टर्म 2 है 2y + 3 - 2y - 1, ये ब्रैकेट में ले लीजिए, = 4y + 3 - अगेन द सेकेंड टर्म 2y + 3।
ठीक, ब्रैकेट में ले लीजिए। अब इसको करेंगे सॉल्व। 2y + 3 ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, 2y माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 4y + 3 - 2y - 3। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2y - 2y कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ क्या है 4 है और यहाँ क्या है आपके पास 2y है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकलती है 4/2 2। ठीक, तो क्या यहाँ पे आंसर है 2? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, जो कि सॉल्व हो गया। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, क्या है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी आपकी कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एंड ए ओ सी जो है ए ओ सी इसका डायमीटर है, ए सी बी ये 50 डिग्री है, तो 80 इसका टेंजेंट है टू द सर्कल एंड पॉइंट ए। ठीक है, एट पॉइंट ए बी ए टी निकालना है आपको। तो ये जो डायमीटर है, आपको आपका कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो सर्कल में जो रेडियस आती है ऐसे, वो कॉर्ड पे मतलब टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है, ऑफ कोर्स बनाती है। तो अगर एक आपका एंगल 50 डिग्री है, इसमें से कितना डिग्री है 50, ए सी बी आपका 50 डिग्री है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी आप बताइए। अब आपके पास आ गया इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ऑफ कोर्स ए बी सी 90 डिग्री होगा। पूछिए कैसे, मैं इस पे तो बाद में आऊँगी, पहले मैं इसी से जाती हूँ, ये ऐसे। ठीक है, ये आपका 50 डिग्री, ए बी सी ये ओ है। अब मैं अगर इन ट्रायंगल ए सी बी बोलूँ, ठीक है, तो ए सी बी में आपके पास क्या क्या है देखिए। ए सी बी में आपके पास है एंगल सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री ये क्यों है आप बताइए, क्योंकि एंगल ऑन अ सेमी सर्कल है ये, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल है ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास 9th का है थ्योरम में। ठीक है, तो आपका ए क्या निकलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो वी नो दैट, ठीक, वी नो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको नहीं पता है, बी की पता है क्या 90, सी की पता है 50, ठीक, और ये 180 डिग्री। तो क्या हुआ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, 40 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ बी, आप ए आपका 40 डिग्री हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, बी ए टी निकालना है, यहाँ से आपको टी निकालना है, ये आपका 40 डिग्री है। ठीक है, ये आपको बी ए टी ये वाला पोर्शन निकालना है। अगर आपको ये पता है कि आपका जो ओ ए है आपके टेंजेंट पे क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो आपका ये कितना होगा, तो ऑफकोर्स जो है ये हमारा एंगल ए क्या है 40 डिग्री निकल चुका है, जो ओ ए है वो ए टी पे जो कि टेंजेंट है वो क्या है 90 डिग्री बनाता है। तो ध्यान से अब आगे क्वेश्चन से समझिए, अगर आपका बी ए सी एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए टी मिला के 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि जो ओ सी है वो टी ए टी पे परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो बी ए सी इज योर 40 डिग्री, what will be your BAT? Of course it will be subtracted from 90 डिग्री। क्या हुआ 90 माइनस 40, ठीक, क्या बना 50 डिग्री। आंसर क्या आपके ऑप्शन में है 50 डिग्री, चेक करिए, आपके आंसर में है 50 डिग्री। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हो गया ना आपके MCQ सारे के सारे तीनों सॉल्व बिना किसी प्रॉब्लम के। अब करते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजन। असर्शन रीजन देखते हैं कि क्या पूछता है हमसे। ठीक, तो लेट्स गो फॉर द असर्शन रीजन। व्हाट इज दैट, यस, आपका ए ऑप्शन असर्शन रीजन के सारे सिचुएशंस आपको पता है, अब तो रट चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ आपके लिए कि स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो सबसे ईजी क्या होता है आपको पता है,
आप अगर असर्शन पढ़ते हैं और अगर आपको वो ट्रू लगता है तो आप उसका रीज़न खुद ही अपने आप से दिमाग से लगा के बोल देंगे ना कि अच्छा ये ऐसा इसलिए है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि BAC + BAT = 90 डिग्री है, तो अगर आपको ये इसका रीज़न पता है क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे सर्कल से जो पास होने वाला लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन ऑन द टेंजेंट ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसका रीज़न ये है आपके दिमाग में जो है आपका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका रीज़न करेक्ट है। अगर इसके अलावा कोई और रीज़न बोलता है तो आपका जो है रीज़न वो अपने आप में ही फॉल्स हो जाता है। तो ये असर्शन रीज़न बनाने का ईजी तरीका है। ठीक है, तो आपका अगर असर्शन आपके माइंड में क्लियर है कि ये असर्शन राइट भी है कि नहीं है, अगर वो असर्शन ट्रू है तो इसका आपको रीज़न पता होगा। अगर ये असर्शन फॉल्स है तब आप डायरेक्टली रीज़न पे जा सकते हो। ठीक है, तो एक ये मेथड होता है, एक वो एलिमिनेशन मेथड होता है कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई है जो परफेक्ट होता है, वो दो ऑप्शंस को चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट कि चूज द करेक्ट चॉइस एज ए होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है ए का। सी होता है ए ट्रू लेकिन आर फॉल्स, और डी होता है ए फॉल्स लेकिन आर ट्रू। ठीक है, तो जैसे ही आपका असर्शन स्टेटमेंट कभी भी फॉल्स आता है तो आपका डी ऑप्शन तुरंत राइट मार दीजिए भाई, आपको रीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ए सिर्फ एक ही सिचुएशन में फॉल्स होता है, वो है डी। ओके, तो लेट्स गो। असर्शन है रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू द वायर ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर। ठीक, देन द लेंथ ऑफ द वायर इज दिस। ठीक है, अब आपको इसको कैलकुलेशन करना है। रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है, वो मेल्ट हो रहा है और वायर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो स्फीयर का फॉर्मूला मतलब 4πr³। ठीक है, और किसका फॉर्मूला 4πr³ ना, यस। और रेडियस वायर का मतलब होता है कि सिलेंडर, तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, अब वो बता रहा है कि लेंथ ऑफ द वायर मतलब l ही, मतलब कि आपका बता लो h ऑफ द सिलेंडर, अगर आपकी वैल्यू दी हुई है तो आप क्या इसके असर्शन को करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 4/3πr³ में हम वैल्यू रखते हैं। 4/3πr³ में वैल्यू रख के देखते हैं कि ये एग्जैक्टली आती है कि नहीं ये वैल्यू। ठीक है, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ही होता है 4/3πr³। 4/3 × 3.14 क्योंकि बोला है यूज दिस। ठीक है, इंटू आर क्या है आपका 5 का क्यूब। ठीक है, तो क्या आ रहा है 4/3 × 3.14 × 125। हम सॉल्व करेंगे अगर कैलकुलेशन से। ठीक है, तो यस वी विल डेफिनेटली गेट 523.33 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वो बोल दिया आपको कि लेंथ ऑफ द वायर ये है तो ऑफ कोर्स हमारा क्या है यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल राइट है, मतलब असर्शन रीजन में असर्शन आपका करेक्टली आ गया है। ठीक है, अब हम रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन क्या है, वाइल रिकास्ट द सॉलिड फिगर फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉलिड फिगर्स डज नॉट रिमेन सेम। कभी नहीं होता ऐसा। अगर आप स्फीयर को मेल्ट करके वायर बना रहे हो तो आप उसका पूरा वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो, मतलब उन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करते समय दोनों की वैल्यू को वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं। इक्वेट करते समय मतलब द फॉर्मूला, जैसे कि मैं 4/3πr³ यहाँ रखती अगर, तो मैं डेफिनेटली वायर का भी फॉर्मूला यहाँ पे इक्वेट करती एंड दे ऑलवेज रिमेन सेम। बट यहाँ पे इसमें बोला डज नॉट रिमेन सेम, तो क्या हुआ आपका रीजन इज फॉल्स। तो जब ए ट्रू होता है और आर फॉल्स होता है तो क्या होता है, कौन सा ऑप्शन होता है, बी होता है। बी नहीं होता है, ए ट्रू और आर फॉल्स, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। हो गया, डन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। आई होप कि क्लियर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दैट। ठीक है, तो मीडियन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, मीडियन की वैल्यू है यहाँ पे 150 और मोड की वैल्यू है यहाँ पे 154। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यही फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है इसका। ओके, तो क्या हुआ, चलो निकालते हैं वैल्यू। 3 इंटू क्या आ गया आपके पास, मीडियन क्या है 150।
माइनस 2 इंटू 154। चलिए निकालें, ये कितना हुआ 15 450 माइनस 8 10 3। ठीक, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 142। यहाँ पे है क्या 142? नहीं है, ये 148 है। ठीक है, तो क्या ये राइट है? आप खुद ही देख के बता दीजिए, इज इट अ राइट आंसर? ए तो ट्रू है बिल्कुल, ए 48 है। अच्छा 3 मिलियन इंटू 2 मीन इज इक्वल्स टू 3। अच्छा मोड है, वो आपका मोड गिवन है, मोड गिवन है तो आप ऐसे नहीं लगा सकते, है ना। तो आपका क्या हुआ, यहीं से कैलकुलेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो चलिए करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यूज़ हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको यहाँ पे ऐसे ट्रांसपोज करते हैं और मोड को यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, तो 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मिलियन माइनस मोड। ठीक, तो क्या है आपके पास 3 इंटू 150 माइनस 154, तो 450 माइनस 154 क्या हो गया, ये 3 2 9 296। ठीक है, 2 इंटू मीन है, अब मीन बस निकालना है हमको, तो क्या निकलेगा 296 अपॉन 2 148। एकदम करेक्ट, आपका ए तो पूरा का पूरा ट्रू है। ठीक है, आपका ए पूरा ट्रू है और रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल ट्रू, रीजन भी आपका ट्रू है। ठीक है, जब दोनों ट्रू है तो क्या आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हम बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये चूज करना है कि आपका असर्शन रीजन में बोथ दिस एंड ट्रू। और एक बात एकदम ध्यान से समझ लीजिए कि आर इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि आर के फॉर्मूले के बिना आपकी ये वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं था, है ना। तो आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गॉट इट? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस असर्शन रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन बी। ये सेक्शन बी में क्या है देखिए ध्यान से। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, बहुत ईजी। अगेन, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के डज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, आपको डी की कौन से कॉन्सेप्ट पे जाना है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहली बात तो फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, तो डी इज लेस देन 0 होता है कि नहीं, क्योंकि आपका क्या है ये इसकी रियल वैल्यूज नहीं है। तो डी इज एग्जैक्टली जब हैव नो रियल रूट्स होता है, जैसे डी इक्वल रियल रूट्स के लिए डी इज इक्वल टू 0 था, हैव नो रियल रूट्स के लिए डी का कंडीशन है इज लेस देन 0। ठीक है, डी क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब इसके आप इक्वेशन क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें आपका a क्या है 4, b क्या है -12 और c क्या है -k। इस पे पुट कर दीजिए आप वैल्यूज। -12 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -k इज लेस देन 0। 144 प्लस 16k इज लेस देन 0। ठीक है, तो 16k is here or when you will transpose this 144 to the next side it will become -144. तो k is less than -144 अपॉन 16। अब इसको सॉल्व करो, 8 72 9, तो k की वैल्यू क्या आई आपके पास -9। इज इट लेस देन 0? यस ऑफ कोर्स, दे हैव नो रियल रूट्स। -9 आया मतलब ये लेस देन 0 ही है, तो लेस देन 0 का मतलब हैव नो रियल रूट्स। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। ठीक, तो यहाँ थे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। सबसे पहली बात तो समझ लीजिए बात को कि ट्रिक क्या है। फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 का टेबल 8 तक। ठीक है, तो 24 तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। फर्स्ट टर्म आपको मिल गई 3, डिफरेंस मिल गया 3। ठीक, अब आपको लास्ट टर्म में मिल गई ये 24। ठीक है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस और ये सब कुछ पता है आपको, जो कि बिल्कुल कांस्टेंट होगा। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला कौन सा होगा ये आपको पता करना है। सम वाला फॉर्मूला वो बोल चुका है सम, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन या एस इज इक्वल्स टू
क्वेश्चन नंबर 7 देखो अगर आप, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगी S इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आपके पूरा सीक्वेंस कौन कौन सा देखिए, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 का पूरा टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। ठीक है, वेयर a इज इक्वल्स टू 3, d इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3, 21 माइनस 18 3, 18 माइनस 15 3, सबका 3 आ रहा है, तो d इज 3। ठीक है, n आपके पास क्या है 8 है, क्यों, क्योंकि 8 मल्टीपल्स बोल चुका है आपको। ठीक है, तो आपके पास सब तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, है ना, बहुत सिंपल। तो वैल्यूज पुट करने के लिए फॉर्मूले को अगेन लिखेंगे, 8/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया 4, यहाँ पे आया 4, ये हो गया 6 प्लस 7 इंटू 3, देन 4, 6 प्लस 21, देन 4 इंटू 27 विल इक्वल्स टू 28, और ये हो गया 108। आंसर आ गया आपका SN। ठीक है, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 का जो सम है वो आएगा आपका 108। तो दिस इज हाउ इट इज अ रिक्वायर्ड सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे कि एक काइट है जो फ्लाई कर रही है, जो अटैच है एक स्ट्रिंग से, थ्रेड से। ठीक है, थ्रेड का लेंथ है 140 मीटर। ओके, द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थ्रेड ने एक एंगल बनाया 30, ऐसा, ये काइट ऐसे, ये बंदा यहाँ पे है ना, अगर ये काइट ऐसे ही उड़ाएगा, काइट सीधी नहीं उड़ती कभी, काइट हमेशा ऐसे उड़ती है ना, तो हाइपोटेनस में उड़ती है। इसकी वैल्यू है 140 मीटर, ये थ्रेड की वैल्यू है। ये एक एंगल बना रहा है बेस से, वो है 30 डिग्री, सॉरी, ये 30 डिग्री, ये तो 90 है ही। जब 90 डिग्री का हमारे पास आ जाता है ना ट्रायंगल, तो हम अपने आप ही समझ जाते हैं भैया ये पाइथागोरस थ्योरम के अलावा और कुछ फॉलो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये है, विद द ग्राउंड बना लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, काइट कितनी ऊपर उड़ रही है। ठीक है, फ्रॉम द एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द थ्रेड, कोई थ्रेड में ऐसे 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 कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा काइट एकदम स्ट्रेट है। तो आपको दिया हुआ है हाइपोटेनस, आपसे पूछ रहा है P और H का कॉम्बिनेशन किसका होता है? साइन थीटा का। ठीक है, तो P पूछ रहा है हाइट, है ना, और H दिया हुआ है, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री जो दी हुई है यहाँ पे, है ना, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। P आपको नहीं पता है, H आपको पता है 140। ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 कि 1/√2। देखिए क्या होता है 1/2 होता है, ऑफकोर्स 1/2 होता है। तो ये हुआ आपका 1/2। आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ऑफकोर्स लर्न कर लिए होंगे अभी तक। ये उधर ट्रांसपोज, H की वैल्यू आ गई है 140/2, 70। तो कितनी हाइट में है काइट? 70 मीटर में। खत्म। कितना इजी था देखिए। दिस इज हाउ, इफ यू आर नोइंग हाउ what the question means, actually you are able to solve. If you know what the formula is being used, you are able to solve. If you know what are the identities you have to use, you are able to solve each and everything. ठीक है, each and every question whatever is being asked in your exam. Now go for question number 9 which is of short answer type 1. बहुत simple question. In the figure this, ये square है, ठीक है, सब्सक्राइब द सर्कल विथ फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड CD। CD की आपको लेंथ पता करनी है। अब आपका सर्कल है, सर्कल में टेंथ का कॉन्सेप्ट एक ही है भाई, टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो चलो यहाँ से कर लेते हैं सॉल्व, तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, AE इज इक्वल्स टू AH, ठीक है, HD इज इक्वल्स टू GD या DG, फिर GC इज इक्वल्स टू FC, ठीक, BE इज इक्वल्स टू BF। ये दीज ऑल आर टेंजेंट्स, ये सब टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे।
ठीक है, सर्कल कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, बना के रख लिया है आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता। आप क्वेश्चन समझिए, आपको सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम ये पूरा 9 है, हमको नहीं जाना है वहाँ तक, हम पहले यहाँ तक आते हैं। तो AE इज इक्वल टू AH बोल दिया मैंने, तो 2x इज इक्वल टू x प्लस 4 कर दिया मैंने। ध्यान से समझना, मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्यों पकड़ा। दोनों x हैं, एक अननोन क्वांटिटी, आराम से सिंपल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने ट्रांसपोज कर देना है सेम वेरिएबल्स को और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर रही हूँ 2x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2x माइनस x तो x होता है ना, इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला, टिप, इंपॉर्टेंट टिप तो यही है कि सर्कल के क्वेश्चन करते समय उसके थ्योरम दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, ये है आपका इसको कर लेते हैं ना, DH इज इक्वल टू CDG। ठीक है, तो अभी तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूज होगा, पहले ये भी कर लेते हैं। क्या? CF इज इक्वल टू GC। ठीक है, तो CF क्या है, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू y। ठीक, तो ये क्या हुआ, y इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 2y माइनस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने लिखा है यहाँ पे y की भी वैल्यू आ चुकी है, x की भी वैल्यू आ चुकी है। अब आप देखिए कि AD की पूरी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर में अगर आप हटा देते हैं AH को, अब ध्यान से समझिए, अगर AD में से AH माइनस कर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, DH की वैल्यू आएगी। जो DH की वैल्यू आएगी वही DG की वैल्यू होगी। ठीक है, तो AD मतलब 9 माइनस AH क्या निकला आपका, x प्लस 4 मतलब 4 प्लस 4 8 बनाया। जो DH है वही DG है, आ गया भाई। ठीक है, अब ध्यान से समझिए CD क्या है, CD आपका DG प्लस GC है। ठीक है, DG कितना निकला 1 और y की वैल्यू क्या निकली अभी अभी 3। ठीक है, तो क्या हुआ, प्लस कर दो 3, आ गया आंसर 4 सेंटीमीटर। तो आपसे यही तो पूछा है CD की क्या वैल्यू है, CD की वैल्यू पूछा है, निकल गई आपकी 4। ठीक, हो गया आंसर सॉल्व। तो क्या ये स्क्वायर था, ऑफ कोर्स नॉट, ये रेक्टेंगल था। ठीक है, ये रेक्टेंगल था, ये पैरेललोग्राम था, कुछ भी दिया नहीं हुआ है, जस्ट एक क्या दिया हुआ है आपका, एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर का लोगो दिया हुआ है। आप उसके बेसिस पे कर रहे थे कि अगर ये पूरा 9 आता है सबका सब तो स्क्वायर होता, अगर ऐसा नहीं है, एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल हैं, तो वो स्क्वायर तो डेफिनेटली नहीं है, वो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस कॉन्सेप्ट, बट येस ऑफ कोर्स यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मैथ्स। तो खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। मैं इतना ही पढ़ रही हूँ और इसके बेसिस पे मैं कर रही हूँ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर। तो क्या हुआ, एक कोन है ऐसा, ये सॉलिड कोन है जो कि किस पे खड़ा है, किस पे है, हेमिस्फीयर पे माउंटेड है ऐसा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर तो मेरा रेडी है। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन में, जहाँ जहाँ फिगर की रिक्वायरमेंट होगी पहले आप फिगर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ तक क्या कर दिया, सेम रेडियस से, ये देखो इसका भी रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर का भी सेम है। मैंने यहीं तक पढ़ा है और मैंने यहीं तक डाला है, मैं आगे नहीं पढ़ रही हूँ। वो बेवकूफ़ी मत करा करिए, आप बार बार पूरे क्वेश्चन को ना फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड बार बार पढ़ेंगे और फिगर नहीं बनाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक एक स्टेटमेंट पढ़िए और लिखते जाइए आप जो जो समझ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और सॉल्यूशन जल्दी बनेगा। इट इज कर्व्ड सरफेस इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, और कॉनिकल पार्ट कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन। ये दोनों सेम है बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस एंड दैट आर इक्वल, इक्वल मीन्स ये इक्वल है दोनों की वैल्यूज। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। ठीक है, श्योर 2πr² होता है, आप लोग चेक कर लेंगे और मुझे बताएंगे ज़रूर कि आपके फॉर्मूले लर्न है कि नहीं है। 2πr² इज अ कन्फर्म, तो लॉक कर देते हैं 2πr² और इसका है πr_l। ठीक है, पाई आप कैंसिल कर दीजिए, इसका एक r और इसका एक r कैंसिल कर सकते हैं, सेम रेडियस है। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 2r और यहाँ क्या बचा है l। अब देखते हैं क्या हो रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल। अच्छा, रेशियो निकालना है, चलिए रेशियो निकाल देते हैं। तो 2πr² अपॉन πrl, पाई कैंसिल, r कैंसिल,
2r अपॉन l हो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से हटा देती हूँ मैं इसको, इस वाले कॉन्सेप्ट को, अंडू, इस वाले कॉन्सेप्ट को हटा रही हूँ, और ये तो मेरा आना ही चाहिए। ये नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो ये हो गया मेरा ये, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन तो है ही नहीं, ये तो स्लेंट हाइट है। तो स्लेंट हाइट का हाइट में बनाने के लिए क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट है, देखते हैं एक ऐड करके, ठीक है। L कैसे निकलता है, L कैसे नहीं, H कैसे निकलेगा, H निकलेगा आपका अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर से, ठीक है। L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर से, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। वैल्यूज सारी सेम एकदम राइट होनी चाहिए। सबसे पहले आप चेक कर लो कि 2 पाई R स्क्वायर राइट है कि नहीं है। 2 पाई R स्क्वायर राइट होगा तभी आगे बनेगा। तो यस 2 पाई R स्क्वायर राइट है, तो 2R की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं हम, L स्क्वायर इज टू H स्क्वायर प्लस ये है, और R जो है वो L के इक्वल है, यहाँ पे था ना 2R इज इक्वल टू L आया था ना अभी आपका कॉन्सेप्ट में, 2R इज इक्वल टू L। तो L की जगह में आप क्या रखोगे 2R, और L होता क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए बात को। L 2R इज इक्वल टू L था, ठीक है, ओके। H लिखी हूँ मैं, सॉरी, L है ये आपके कॉन्सेप्ट में पहले ये आया। L होता क्या है एक्चुअली, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब L की जगह में आपने लिख दिया 2R इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और अंडर रूट है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4R स्क्वायर हो जाएगा, ये H स्क्वायर और R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से R स्क्वायर यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर होगा। तो H की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 3R स्क्वायर होगी ना। 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर क्या होता है, 3R स्क्वायर होता है। अब रूट के अंदर 2 है टर्म, तो क्या बचेगा, रूट 3 रह जाएगा और ये R हो जाएगा। अब आपको रेशियो निकालना था, फाइनली हो गया खत्म। देखिए रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है आपका, इसकी रेडियस से, देखिए इसके रेडियस से, रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट, तो आ गया आपका। रेडियस क्या है R, हाइट क्या है उसकी √3R, रूट R कैंसिल, 1 अपॉन √3 और 1 to √3। इतनी दूर आपको जाना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के लिए। आ गया आपका आंसर 1 अपॉन √3। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। हो गया डन, ठीक। तो पहले से फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले आपने फिगर बनाया, फिगर में दिया है रेडियस इक्वल है, कॉनिकल पार्ट्स की CSA ऑफ हेमिस्फीयर और उसके CSA ऑफ कोन का आपने इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद आपको पता चला कि 2R इज इक्वल टू L बचा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से मैं हटा देती हूँ, ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं हटा देती हूँ। अब आते हैं इस पे, 2R और L को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी मैं हटा देती हूँ, ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी हटा दो। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया हमने, 2R इज इक्वल टू L आया, L होता क्या है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। आपने किया 2R इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, रूट हटाया, H के फॉर्म में लाया आपने वैल्यू को और तुरंत इसमें सॉल्व कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर विच वन 10। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि सेक्शन C है और शॉर्ट आंसर टाइप 2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 280 पर्सन है आपके पास, सैलरीज उनकी शोन है, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन सैलरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो बीच की टर्म तो अपने आप ही हो गई, ठीक है। 4 यहाँ आप छोड़ दीजिए, 4 यहाँ आप छोड़ दीजिए, ये आपकी, ये है आपकी मीडियन क्लास, तो आपकी ये है, ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या है आपकी, लिख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि n जब होता है हमारा 7 तो हमारा आराम से निकल जाता है कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब इसमें आपका L क्या है 25, और क्या क्या चाहिए रहता है फॉर्मूले में, आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या है पहले वो लिख लेंगे आप और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं क्या है। आपका मीडियन क्लास है, मीडियन नहीं, आपका नंबर ऑफ पर्सन है 280, ठीक है। तो 280 को आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करिए n इज इक्वल टू, अगर आपका 280 है, 280 को डिवाइड करो 2 से, क्या है आपका 140, ठीक है।
140। अभी तो पहले आप इसमें एक और बना लेंगे, क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक। ये आपका CF निकलेगा, ये आपका F है, ओके। तो ये CF और F निकालेंगे, 49, ठीक। 49 प्लस 143 कितना होता है, ये 12, ये 8, 182, फिर प्लस करेंगे 182 में ये, तो क्या निकलेगा 5, 14 और 2, फिर 14 प्लस 145 करेंगे तो 260 आएगा, 260 में 6 करेंगे तो 266 आएगा, 266 में 7 करेंगे तो 273 आएगा, 273 में 4 प्लस करेंगे तो 277 आएगा, 277 में 2 प्लस करेंगे तो 279 और 1 प्लस करेंगे तो 280 आ गया ना। देखिए तो n इज इक्वल टू क्या है आपका 280, ठीक है 280, और ये डिवाइडेड बाय 2 क्या n बाय 2 निकल जाता है आपका, और n बाय 2 की वैल्यू आ गई आपकी 140, ठीक है। अब आप चेक करिए 140 किसके किसके बीच में हो सकता है, ठीक है, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी मीडियन क्लास को निकालना। तो 49 आपका सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, 49 आपका छोटा नंबर है, 49 से 182 के बीच में ही कहीं ना कहीं 140 है, तो ये पहली मीडियन क्लास तो नहीं हो सकती, सेकंड इज द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या निकली आपकी, ध्यान से समझ लीजिए, आपका 140 है ना, ये 182 के अंदर ही कहीं पड़ा हुआ है इसकी वैल्यूज, ठीक है, तो इसकी मीडियन क्लास क्या है ये, ठीक है। तो आपकी 10 to 15 आपकी मीडियन क्लास है, जिसमें L की वैल्यू दी हुई है 10, ठीक है। CF आप क्या लोगे, क्या लेते हो आप CF, आपकी प्रीवियस वाली वैल्यू लेते हो CF के लिए, तो ये हो गई 49। आपका F क्या है, आप उसी मीडियन क्लास का F लेते हो 133, ठीक, आपके वैल्यूज आ चुके हैं। और H क्या है आपके पास, H की वैल्यू क्या है आपकी 5, डन। तो आपके L, H, n/2, CF और F सब है, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए सब राइट है कि नहीं। आपका n/2 है 140, यस ऑफ कोर्स, और आपका L है 10 एग्जैक्टली, आपका CF है 49 एकदम करेक्ट, आपका F है 133 बिल्कुल करेक्ट, और आपका H है 5 एकदम करेक्ट है। बस फॉर्मूला पुट करना है, और फॉर्मूला है मीडियन का क्या, L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, अपॉन F इंटू H, ठीक है। एक बार फिर से चेक करोगे फॉर्मूला, और उसके बाद आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करोगे, ठीक। तो ये सब राइट है, ये सब ब्रैकेट के अंदर है। L है आपका 10 प्लस n/2 है आपका 140, CF है आपका 49 इंटू ये तो 5 पे है, और इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 133, ठीक। सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। 140 अगर माइनस हो जाता है तो 99 बचा यहाँ पे, 99 अपॉन 133 इंटू 5 करोगे, चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करो और इनको पहले डिवाइड करो और इंटू 5 करो, चाहे इंटू 5 करके डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन आपका पार्ट है। और ऑन एन एवरेज इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.42 समथिंग आएगी, आंसर आ जाएगा आपका 13.42 ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेंगे, ये कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा, ठीक है। तो ये था मीडियन निकालने का बहुत ही कॉमन तरीका, यही तो क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, हमने कुछ नया नहीं बताया है इसमें, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज योर DYS एंड जस्ट आस्क मी थ्रू मेलिंग, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है 10 सर्कल्स का, इसमें 2, 3, 4 टाइप्स के अलावा कुछ है नहीं, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ना है। बेसिक्स आपके बहुत काम आएंगे, 90 डिग्री बनाने आना चाहिए आपको, लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए आपको, किसी एक पॉइंट से बेस पॉइंट पे आपको 90 परपेंडिकुलर बनाना आना चाहिए। लाइन बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर वो रेडियस आपको पता होना चाहिए, फिर सर्कल ड्रॉ करना आना चाहिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 12 में काम आएंगे। तभी भी नहीं बनेगा तो जस्ट लेट मी नो, वी विल सॉल्व। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस, और इस क्वेश्चन में मैंने आपके लिए फिगर बना दिया है। यहाँ पे 2 एंगल्स पूछे हैं, एक डिप्रेशन और एक एलिवेशन। तो एलिवेशन में नो प्रॉब्लम, एक बंदा डेक के ऊपर खड़ा है और वहाँ से वो एलिवेशन आपका बना रहा है, तो ये आपका 60 डिग्री बन जाता है, लेकिन वहीं से वो जब नीचे देख रहा है तो उसको 30 डिग्री के एंगल में देखना है, और डिप्रेशन वाले एंगल में 2 ऑल्टरनेट एंगल्स जरूर बनते हैं, ठीक है। तो अगर वो डिप्रेशन में 30 डिग्री यहाँ से देख रहा है तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, ऑफ कोर्स नेक्स्ट उसका ऑल्टरनेट एंगल भी 30 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका फिगर तो बन चुका है, फिगर के बाद हम बनाते हैं इसमें क्या,
वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। तो मतलब लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया ए, बी, सी, डी और ये है आपका ई, ठीक। यहाँ से कर लेते हैं। अब आपके पास दो एंगल हैं, हर बार इसमें क्या बोलना है, 10 की वैल्यू, क्योंकि बेस और आपका हाइट दी हुई है तो ऑफकोर्स पी और बी का कॉम्बिनेशन 10 बनाता है। तो यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर मैं 10-30 डिग्री की बात करती हूँ तो 10-30 डिग्री में आपका P अपॉन B आता है, जिसमें मैंने CD की वैल्यू, डेक की वैल्यू है 10 मीटर हाई, तो CD यहाँ पे ले लेते हैं पहले, CD और आपका बेस क्या है BC, ठीक। तो BC हमको पता नहीं है, हमने उसको ले लिया X, CD क्या है 10, BC क्या है X और 10-30 क्या होता है 1/√3। तो X की वैल्यू क्या आई, X की वैल्यू आई आपकी 10/√3 और √3, और अगर √3 को देखना है आपको तो √3 को और सॉल्व करना है तो √3/√3 आप आराम से कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 10√3/3, ठीक है। यहाँ तक हो गई आपकी x की वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट 10-60 डिग्री में। 10-60 डिग्री क्या है आपका, देखिए ध्यान से, 10-60 डिग्री है आपका AE अपॉन DE, ठीक है, AE अपॉन DE। AE क्या है आपका, AE मतलब AB में से, पूरे AB में से आप माइनस कर देंगे EB को या BE को, तब आपका AE आएगा। और DE की वैल्यू जो x की वैल्यू थी DE, DE मतलब BC, BC क्या था 10√3/3, ठीक। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, AB यू डोंट नो, EB यू नो बिकॉज EB इज इक्वल टू CD है, ये 10 है आपका, और यहाँ आपका 10/3√3, और यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू है 10-60 डिग्री भी √3 होता है, ठीक है। तो आपके पास देखिए ध्यान से √3 इज इक्वल टू AB माइनस 10/√3√3, ठीक है। अब उधर ट्रांसपोजिशन होगा, ट्रांसपोजिशन में हम देखेंगे कि 10√3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √3 इंटू 10/3√3 इज इक्वल टू AB माइनस 10, ठीक है। ये हो गया √3 इंटू √3 3 होता है, 3/3 इंटू 10 कर दिया हमने, तो 3 कैंसिल हो गया, AB माइनस 10 हो गया। तो क्या वैल्यू आई, ध्यान से समझिए, AB की वैल्यू आई 10 + 10 20, ठीक है, ये 20, ओके। तो AB की पूरी वैल्यू है 20 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। AE की वैल्यू, सॉरी नॉट AB की, AB माइनस 10 है तो AB माइनस BE था, AB आपको पता नहीं था, BE आपको पता है, AB माइनस 20, ठीक है। तो आपको अभी निकालना है किसकी, AE की वैल्यू जो कि हिल है। तो पहले वहाँ जाने से पहले हम चेक कर लेते हैं, मुझे क्यों लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है ऑफ कोर्स। यहाँ देखिए ये x उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा, ये आ गया आपका सिर्फ 10√3, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं सिर्फ 10√3 पे, ये काट देते हैं, यहाँ से सब इरेज हो जाएगा, ज़्यादा इजीली बनेगा अब आपका आंसर। यहाँ पे ये वैल्यू हटा दीजिए आप, ठीक। ये आपका 10√3 है, 10√3 वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, बहुत इजीली बनेगा, है ना। ये सब इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं आ सकती ऑफ कोर्स। तो ये आ गई आपकी 10√3, आपके पास √3 है यहाँ पे, इंटू 10√3 आ गए हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास AB माइनस 10 आ गए, आपकी AB की वैल्यू √3 इंटू √3 3 होता है, 3 इंटू 10 30 होता है, 30, और ये आ गया आपका माइनस 10 इधर आके प्लस, ये हो गया आपका 40 मीटर। तो AB जो कि आपका हिल की ही वैल्यू थी, जो हिल ही था पूरा का पूरा, डेक की लेंथ को काउंट करके, वो आ गया आपका 40 मीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द हिल, खत्म। तो क्या जानना पड़ा आपको, 1030 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/√3 है, 1060 की वैल्यू पता होना चाहिए, √3 है, और सॉल्यूशन हो गया आपका डन, खत्म। ये x की वैल्यू यहाँ रखे हो आप और सॉल्व किए हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। आपको पता होना चाहिए कि कौन से साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड अपोजिट इक्वल हैं, इसलिए जहाँ पे भी DE की वैल्यू थी वहाँ मैंने BC की वैल्यू रखनी बिल्कुल सही समझी, क्योंकि वो क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू DE, जहाँ पे भी DE था मैंने हमने रख दिया √10√3 जो हम निकाल चुके थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सिंपल ईजी, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 8th का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या एरर है उनका, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो है उनका लॉजिक, बेसिक नॉलेज, जो वो समझते नहीं है कि ट्रांसपोजिशन में उनको साइन चेंज करना है, वो चेंज नहीं करने की वजह से इसमें एरर आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन।
बहुत सिंपल स्टेप है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। ये है पहला आपका बेसिक क्वेश्चन। आपको डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेने हैं, ये आपका जाएगा उस तरफ ट्रांसपोज होके, मतलब ट्रांसपोज नहीं, मतलब एलसीएम निकलेगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा, माइनस ये पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा। मैंने इसको ब्रैकेट में रखा और इसको नहीं रखा, पता है रीज़न? इन दोनों नंबर्स के बीच में साइन क्या है? माइनस की, तो माइनस की साइन चेंज कर देती है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। माइनस की साइन अंदर के ब्रैकेट्स के सारे साइंस बदल देती है। ये है आपका कॉन्सेप्ट। ओपन इट, x-7 ठीक माइनस x-4 अपॉन, ये आप इसको ओपन मत करिए, आपको उधर भेजना है इसको, ठीक है, अपॉन द ब्रैकेट इटसेल्फ। और आपको भेजना है, अभी भी भेज सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 6-7 के नहीं है जो आपको इतना ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत पड़े, आप डायरेक्टली इसको भेज सकते हैं। 30 आप इधर लेके आइए, ठीक है, इक्वल्स टू लगाइए, 11 अपनी प्लेस में और ये दोनों ब्रैकेट उसके पास जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे है 30, x-x कैंसिल, ये हो गया -11, यहाँ है 11 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट खोल के, ओपन करके। x से x मल्टीप्लाई हुआ x², x से 7 मल्टीप्लाई हुआ -7x, 4 से x मल्टीप्लाई हुआ 4x, 4 से 7 मल्टीप्लाई हुआ 28, ख़त्म। 11 और 11 यहीं पे कट गया आपका, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो गया, आपको कैलकुलेशन में कितना सिंपल होना चाहिए वो देखना है अब, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका -30 की वैल्यू है, यहाँ पे -30 है सॉरी, और यहाँ पे आपके पास x² -3x -28, सब एक दूसरे के एक तरफ ट्रांसपोज करते हैं और देखते हैं वैल्यू बचती क्या है। x² -3x -28 प्लस 30, क्योंकि आपने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो -30 से +30 हो गया, ये हो गया आपका 2x² -3x + 2 इक्वल टू 0। ये आप करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, x² + x + 2x माइनस है, दोनों में माइनस है तो माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो ये -x - 2x + 2 इक्वल्स टू 0 हो गया ना। -x और -2x तो -3x ही होता है, ठीक है। अब आप करेंगे यहाँ पे दोनों के कॉमन टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। किसके किसके कॉमन टर्म्स? फर्स्ट 2 और नेक्स्ट 2, तो इसमें से x कॉमन निकला, यहाँ बचा x - 1, इसमें से 2 कॉमन निकला, अगेन x - 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर करेंगे आप x - 1 कॉमन, एक ब्रैकेट एक बार, देन दिस, देन फाइंड द वैल्यू। x - 1 equate with 0, you will get x equals to 0 1। फिर x - 2 equate with 0, you will get x equals to 2। तो x की आपकी दो वैल्यू निकली जो 1 और 2 थी, ना कि ये, इसलिए उन्होंने बोला है कि x will be not equals to -4 and 7। बस इसका यही मतलब होता है। हर स्टूडेंट पूछता है मैम क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लास्ट में समझ में आ जाएगा भाई, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट बी लाइक टेक सम टेंशंस ऑन इट कि कोई इतना इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा आप राइट हो कि रॉन्ग हो। अगर आपका आंसर उनमें से कोई एक है तो आप रॉन्ग हो, आपने कहीं गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के चालू मत हो जाइएगा इक्वेट करना 0 से, यहीं पे आप गड़बड़ करोगे, ठीक है। ये देखो, अगर आप यहीं पे किसी बच्चे ने देख लिया अरे मेरे पास तो 2 ब्रैकेट आ गए तो चलो इसको इक्वेट कर देते हैं, नहीं, वही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब n की वैल्यू पता है हमको, यस 7 है, ठीक है। इज 82, SN भी पता है 82, 182, ठीक है। इफ इट्स 4th टर्म एंड 17th टर्म आर इन रेशियो 1:5, 4th टर्म एंड 17th टर्म, 4th टर्म मतलब a + 3d और 17 मतलब a + 16d, दे आर इन रेशियो 1:5। तो चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या लॉजिक हमारा स्टार्ट होकर के लगता है, फिर सॉल्व करेंगे इसको अपने अकॉर्डिंग। तो सम पहले देख लेते हैं, व्हाट इज़ दैट, सी सम का कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। 7 इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू d, ये कॉन्सेप्ट है। 7/2 2a + 7-1 इंटू d, 7/2 2a + 6d
इतना क्लियर? ये आपकी पहली स्टेटमेंट हो गई और ये इज इक्वल टू 182 है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर ट्रांसपोज कर दीजिए 182 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ठीक है, ये आपका आ गया क्या? हो गया ये इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं नहीं दूंगी इसको इक्वेशन की वैल्यू। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया आपका 2 ज़ा 14, 6 ज़ा 26 इंटू 2, 26 इंटू 2 होता है 52, 52 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ठीक, तो अभी 2 मैंने सब में से कॉमन निकाल दूँ अगर, तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 26 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। ठीक, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको और अच्छे से लिख दूंगी मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये dA की क्या है। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आइए। इफ इट्स फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d एंड इट्स 17th टर्म मतलब a प्लस 16d का रेशियो है 1/5, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा? 5a प्लस 15d इज इक्वल टू a प्लस 16d। ठीक, अब ट्रांसपोजिशन करिए। 5a माइनस a इज इक्वल टू 16d माइनस 15d विल बी 4a इज इक्वल टू d। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई 4a या 4a की वैल्यू आ गई d की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1। यहाँ पे देख लेते हैं, देख लीजिए आपका आंसर आने वाला है बस a प्लस d की वैल्यू है ना 4a प्लस 3 इंटू 4a कर दीजिए। d के बदले आप क्या रख दिए? 4a रख दिए। ठीक है, तो 26 इज इक्वल टू a प्लस 12a, 13a इज इक्वल टू 26, तो a इज इक्वल टू 26/13, 2, a की वैल्यू 2। ठीक, क्या पूछ रहा है वो आपसे? फाइंड AP। चलिए a की वैल्यू 2 आ गई। अब d क्या है देखते हैं, रखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3d, इधर ट्रांसपोज करिए, ये गया 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 3d और d इज इक्वल टू 24/3, 8। ठीक, तो आपका AP क्या निकलेगा? देखिए पहली टर्म होती है a, ठीक है, पहली टर्म आपकी a, दूसरी टर्म a प्लस d, तीसरी टर्म a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपकी a क्या है? 2, a प्लस d मतलब 2 प्लस 8 10, फिर 18 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि 2d का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 2 18 एंड सो ऑन। ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड AP। खत्म। तो कितना था कॉन्सेप्ट? सम ऑफ द एंड 7 टर्म्स का आपने निकाल लिया पहली इक्वेशन, फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आपने रख दिया वैल्यूज़, उसको क्वेश्चन को फॉलो करते हुए फिर a और d की वैल्यू निकाली। जब a और d आ जाता है तो AP रेडी है भाई हमारा, है ना, क्योंकि a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब डिफरेंस, आगे बढ़ते जाएंगे। खत्म। तो ये था आपका 15th क्वेश्चन नंबर जो कि इजीली सॉल्व हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 16। हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर। हेमिस्फेरिकल बाउल कर लेते हैं पहले, बहुत छोटा बना दिया मैंने, है ना, ये हो गया ये। ठीक, इसका पूरा डायमीटर है कितना? 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। ओके, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए क्वेश्चन के, फिर कैलकुलेशन करिए, तब कोई भी एरर नहीं होगा। तो इट कंटेन्स अ लिक्विड। ठीक है, इसमें बहुत सारा पानी है। ठीक है, दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू, ये छोटे छोटे सिलेंड्रिकल बॉटल्स में फिल है। ऐसे कितनी बॉटल्स हैं? ये 72 बॉटल्स हैं। ठीक है, इसका पूरा पानी इन छोटी छोटी सिलेंड्रिकल बॉटल्स में फिल हो गया है। गॉट इट? तो अब इसका बात क्या है कि, और इनके सिलेंड्रिकल, इसके डायमीटर कितने हैं? 6, तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सब देख लीजिए, हर चीज़ जो है वो मैं बात करते जा रही हूँ और यहाँ लिखते जा रही हूँ। ये रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेडियस हेमिस्फेरिकल बाउल का है और ये रेडियस सिलेंड्रिकल का है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉटल इफ 10% लिक्विड इज वेस्टेड। अगर पानी डालते डालते इधर उधर 10% लिक्विड क्या होता है? वेस्ट होता है। तो अब ध्यान से समझिए फिर से एक बार, जब किसी चीज़ को मेल्ट करके किसी के फॉर्म में बनाते हैं तो हम उसका वॉल्यूम यूज़ करते हैं। जब किसी भरी हुई कंटेनर से किसी दूसरे छोटे छोटे कंटेनर या छोटे छोटे बाउल से किसी में भी हम डालते हैं
तो भी हम उसका वॉल्यूम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई और फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही लगेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसीलिए आपसे पूछा कि हाइट ऑफ द ईच बॉटल बताइए आप। ठीक है, तो यही आपको बताना है। अब ये भी बताना है कि 10% लिक्विड जब हम उसमें क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं तो ये कितना इसमें लिक्विड वेस्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल का निकाल लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम इसका क्या हुआ 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 18 का क्यूब। ठीक, तो क्या हुआ 2 और इंटू पाई 2/3 पाई, बस इतना रखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है नेक्स्ट 9 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मतलब इसका आर क्या है 3 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक, अब इसमें हो गया ये सॉल्व, ये पाई पाई यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है हमको, तो क्या हम h को यहाँ पे सीधा सीधा ट्रांसपोज कर दे तो निकल जाएगा, यही हमको चेक करना है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोज करने से हमारे पास क्या बचता है। तो इसमें हमारे पास 72 बॉटल्स भी तो हैं, तो अगर ये 9h है, ये तो एक बॉटल का है, तो इसमें 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू एच है तो 9h हुआ। ठीक है, ये हो गया 9h। 9h में 72 बॉटल्स भी तो हैं, ये पूरा वॉल्यूम हुआ, ये पूरा पानी 72 बॉटल्स में गया है। ठीक है, तो ये हो गया 9h इंटू 72। अब इसमें कितना है 10% इसमें पानी वेस्ट भी हुआ है, तो 10% पानी वेस्ट हुआ है तो कितना बचेगा देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें लगेगा कैलकुलेशन में टाइम। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको, h को इधर ट्रांसपोज करते हैं, h की वैल्यू को आपको वैल्यू वहीं रखनी है। आपने क्या ट्रांसपोज किया 2/3 अपनी प्लेस में है, 18 का क्यूब भी अपनी प्लेस में है। ठीक है, तो 18 इंटू 18 इंटू 18, आपने 9 और 72 को नीचे ले आए आप। ओके, अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया 6, कितना हुआ 6, ये हो गया 36, 9 4 9 2। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पे आपका 2 1 2 2 2 1 2 3 9 1 9 2। ठीक है, तो कितनी हुई यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास 3 और 2। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं, चलिए चेक करते हैं क्या क्या है। कैलकुलेशन फिर से देखना है आपको। चलिए, तो यहाँ तक आपकी क्या वैल्यू आई है, ये h की ये वैल्यू आपको दिख रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसका तो सिर्फ 90% ही वाटर यूज़ हुआ है ना, 90% ऑफ वाटर ही तो इसका यूज़ हुआ है जो इन बॉटल्स में गया है ना, और 72 बॉटल्स को फिल किया है, तो 90% ऑफ ये पूरा वाटर मतलब 2/3 इंटू पाई, तो पाई कैंसिल हो गया 18 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, 18 इंटू 18 इंटू 18, और यहाँ है आपके पास 9h इंटू 72। ठीक, अब ध्यान से देखिए आप, ये गया आपका ये 6, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा आपके पास 9/10 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन 9 इंटू 72। ठीक है, इज इक्वल्स टू h। सॉल्व करते हैं, 9 और 9 कैंसिल हो गया, 2 1 2 36। ठीक है, 9 4 9 2 2 2 2 3 2 1 2 2 कैंसिल। अब यहाँ पे आते हैं किस पे, ये 3 है आपके पास और 18 है, कितना हुआ 54। 18 3 54 आपके पास आ चुका है सॉल्यूशन किसका h का। तो ये है आपका रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बॉटल्स, हाइट ऑफ ईच बॉटल हो गया इज 54 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये था आपका पूरा कैलकुलेशन जो आपको सॉल्व करना है इन दिस वे। यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आनी चाहिए थी, वो है 2/3 है, ये भी है, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास बचता क्या है, मुझे लगता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेट्स सी अगेन। चलो मैं फिर से अगर रीचेक करूँ तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो कि इसमें था 10% इसमें यूज़ था पानी का। ठीक है, मैं अगर इसको पूरे को अगर डिलीट करूँ तो मुझे इजी वे क्या मिलता है, लेट्स सी। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हेमिस्फेरिकल बाउल में वाटर है, वाटर को हमने फिल किया है 72 ऐसे छोटी छोटी सिलेंड्रिकल बॉटल्स में, मतलब इनके दोनों के वॉल्यूम्स यूज करेंगे हम। वॉल्यूम, पानी को फिल करते समय सिलेंड्रिकल बॉटल्स में 10% वाटर वेस्ट हो चुका है, मतलब 90% तो यूज हुआ है ना, तो 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन 72 बॉटल्स, ठीक है, पाए पाए कैंसल। 90% ऑफ 2/3 इंटू 18 का क्यूब इज इक्वल टू बाय आर स्क्वायर एच है वो, दिस इज योर स्क्वायर एच, ठीक है, इंटू 9 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू एच इंटू 72। ये आपका प्रॉपर प्योर कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से देखिए एक एक स्टेप को, h अपनी प्लेस में रह जाएगा तो 90/100 भी अपनी प्लेस में है, 2/3 भी अपनी प्लेस में है और 18 इंटू 18 इंटू 18 भी अपनी प्लेस में है। जिसने प्लेस चेंज की है वो है 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 और 72। गॉट इट। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ऑन एन एवरेज मान के चलिए 54 सच बॉटल्स, ठीक है। तो ये आपकी 54 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपका क्या होगा, हाइट ऑफ ईच बॉटल, 54 सेंटीमीटर की ये बॉटल्स थी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा, ये आप खुद करेंगे एंड वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन को समझने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा दिमाग, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिसमें क्या है, स्टूडेंट्स को बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन की मीनिंग समझने में, फिर उसको कनेक्ट करने में हर क्वेश्चन को क्वेश्चन के गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन का मतलब। कोविड पेंडेमिक के समय बहुत सारे स्टूडेंट थे जो घर पे ही थे, उनका बेस्ट ऑप्शन था कि वो स्पेंड करें अपना टाइम इंडोर गेम्स में या पजल्स में। सपोज कि 2 पर्सन है ए एंड बी, जिसमें एक पर्सन है हैव ओनली 1 नंबर, ओनली वन ऑफ द पर्सन है 1 नंबर मोर देन द अदर नंबर, ठीक है। 1 नंबर मोर देन द अदर नंबर मतलब दूसरे पर्सन के पास जितना भी नंबर होगा वो पहले पर्सन के पास उससे एक ज़्यादा होगा, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर मतलब एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 है और उनका सम और उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 181, ठीक है। तो सपोज करते हैं, पहला क्वेश्चन है सपोज द 1 पर्सन हैव x पॉजिटिव नंबर दैट रिप्रेजेंट्स, मैंने बोला ना अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास x प्लस, अगर 1 पर्सन के पास x है तो अदर के पास ऑफ कोर्स x प्लस 1 होगा, वो बोल चुका है, एक ज़्यादा होगा, है ना, x प्लस 1 होगा। देन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को कैसे बोला है कि इनका सम और स्क्वायर इज इक्वल टू 181, ठीक है। तो ये पहला हो गया क्वेश्चन डन, ठीक। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये x और x स्क्वायर प्लस 1 है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमने किया है तो इसको चलिए करते हैं सॉल्व। ये x स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 181। x प्लस x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 181। 181, 1 को उधर ट्रांसपोज करो या 81 को इधर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 181 को आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए और आपका एक इक्वेशन आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको ट्रांसपोज करना है, चेंज करना है। तो यू हैव टू डू लाइक दिस, और इसको आप इक्वेशन को ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। डन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए आपका सॉल्व हो गया। गॉट इट। तो ये थी आपके अकॉर्डिंग टू जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन, ठीक। अब करते हैं, इसमें क्या बोला है उसने, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाउंड बाय द गिवन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो आपने इक्वेशन बता दी कि कितनी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका नेचर पता चल जाएगा। तो बी के लिए क्या करेंगे हम, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वही 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 10 बचेगा, यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो अगेन x प्लस 10 बचेगा, यहाँ पे कर दिए 0, x माइनस 9 और x प्लस 10 दो डिफरेंट रूट्स हैं इसके, और वो है एक x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू माइनस 10, ठीक है। तो ये हैं आपके क्या, x की दो वैल्यूज़, एक 9 और एक
-10। तो हुआ क्या आगे, एक पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट पर्सन हैज़, एक जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी को लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन, वन पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन के पास कितनी वैल्यू हुई, x = 9, और सेकेंड पर्सन के पास कितनी वैल्यू हुई, x + 1, मतलब कि 9 + 1 विच इज़ 10। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की वैल्यूज। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ गिवन पर्सन A एंड B है ना, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक, तो सेकंड में आपने क्या लिखा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड ऑफ कोर्स डिस्टिंक्ट। तो ये है आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, ये था आपका नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये सेकंड भी हो गया और ये हो गया आपका C जो कि थर्ड वाला था। मैं A B क्यों लिखी हूँ, मुझे सेकंड और थर्ड लिखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट डन, सेकंड डन, थर्ड डन। ठीक, तो दिस इज हाउ यू हैव डन योर दिस क्वेश्चन वेरी सिंपली। अब आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हम करेंगे, 17 था, अब करते हैं 18। 18 में है आपके पास एक फेरिस व्हील, जिसको बहुत बड़ा व्हील, यूनाइटेड किंगडम का बड़ा व्हील है ये, और दिस इज अ बिग व्हील इन द यूनाइटेड किंगडम, यस ऑफ कोर्स, एंड इट इज़ एन अम्यूजमेंट राइड। यहाँ पे अम्यूजमेंट राइड हुई थी जिसमें रोटेटिंग था जो व्हील का, वो बहुत सारे पैसेंजर्स को लेके रोटेट कर रहे हैं। उसमें जो कॉमनली रिफर्ड एज द पैसेंजर कार्स, कैबिन्स, टब्स, कैप्सूल्स, गंडोलाज और बॉट्स, दे आर अटैच टू द रिम। एक रिम से ही अटैच हैं, ठीक है, जिससे कि वो व्हील टर्न होते रहती है। ठीक है, ऊपर नीचे यूजुअली बाय द ग्रेविटी ऑफ कोर्स। फिर जब इसमें राइड लेते हैं हम फेरिस व्हील में, तो संजीव एक बंदा जो कि क्राउड में ही था और उसने ऑब्जर्व किया उसके दो फ्रेंड्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस राइड को। तो वो एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उस एंजॉय में भी उसने एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक को सोचा, और वो ये था कि भैया इसमें एंगल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, लोग यूजुअली एंजॉय करते समय लॉजिक्स नहीं ढूंढते। संजीव बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने देखा कि क्यूरियोसिटी के साथ उसको दिमाग में आया कि भैया इसमें डिफरेंट एंगल्स तो फॉर्म हो रहे होंगे, क्योंकि व्हील बार बार अपना एंगल चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ही फॉर्म्स द फिगर लाइक दिस इज गिवन। एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से ये पास हो रही है, रेडियस तो ऑफकोर्स इक्वल होता है। जब रेडियस इक्वल है OQ और OR, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ट्रायंगल लगाया। इफ द साइड्स आर इक्वल, देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, दूसरा, ये जो रिम के साथ ये अटैच है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से ये कर दिया इसने, टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा अगर सर्कल्स का क्वेश्चन है तो सर्कल में PQ और PR इक्वल हैं, और ये बना रहे हैं एंगल 60 डिग्री, और टेंजेंट से पास होती है जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे मीट करती है लाइन, वो उस पर्टिकुलर एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो ये 30, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, ये एकदम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी अब। ओके, तो इन अ गिवन फिगर फाइंड ROQ, सेंटर ऑफ द सर्कल पे मिलने वाला लाइन एंगल कितना होता है। तो क्या होता है, किसी एंगल पे अगर यहाँ पे ये 60 है तो सेंटर ऑफ द सर्कल में उसका डबल मिलेगा, है ना। तो क्या हुआ, क्या ये 120 है? ऑफ कोर्स ये 120 है कि नहीं चेक करना है हमको। तो ये है हमारा OR जो है OP पे, OR ये रेडियस OP पे परपेंडिकुलर है, और OQ जो है इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये बना दिया 90, ये बना दिया 90। ठीक है, 90 + 90 180 हुआ, 180 और 60 कितना हुआ 240 में, और ये कितना बचा आपका 360 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आंसर 120, आ गया आंसर 120। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। मैंने इसको 360 से क्यों डिवाइड किया, ध्यान से समझिए। ये आप अगर देखेंगे ORQP, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये आगे बढ़े, ये हो गए 60 डिग्री। ओके, तो ये क्या बचा, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना हुआ 90 + 90 180, 180 और 60 होता है 240, 240 360 से माइनस कर दो, आ गया 120। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड ORQ मतलब OR और Q, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट उनको ढूंढना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला,
इन ट्रायंगल ORQ, ORQ, एंगल O प्लस एंगल R प्लस एंगल Q मेक्स 180 डिग्री। ठीक, ये है आपका 120। ये दोनों एंगल एकदम इक्वल हैं, पता है क्यों? क्योंकि मैं एंगल ना फॉर्म करूँगी इसमें। ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल हैं क्योंकि OR और OQ जो है वो रेडियस है। ठीक है, इफ द साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। गॉट इट? तो ये x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से समझिए, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 कितना होता है? 60 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 60/2 30 डिग्री। है क्या इसमें? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ORQ आपका कितना निकला? 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज अगेन करेक्ट आंसर। देन चलते हैं हम किस पे? थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखें क्या है? RQP ये इधर जा रहे हैं, इधर। बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से। RQP हमने क्या बताया था? जो OQ है वो परपेंडिकुलर है P पे, QP पे। ठीक है, तो वो 90 डिग्री बना रहा है। अभी हमने बताया कि जो एंगल Q है वो 30 डिग्री है। तो क्या होगा? RQP क्या बनेगा? 90 से माइनस कर दो 30 को, क्या बना? 60 डिग्री। समझे आप? आपको फिगर हम फिर से बना के याद करा दे रहे हैं कि ये था आपका फिगर, ये है आपका ORPQ। ठीक है, आपको बोल रहे हैं हम ये पूरा 90 डिग्री है। ओके, यहाँ पे अभी आपने बताया था कि ये दोनों एंगल कितने हैं? 60-60। ठीक है, 30-30, सॉरी, ये 30-30 है, दोनों 30 हैं। तो अगर ये पूरा 90 है तो ये 30 है, तो ये कितना बचा? 60 आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देन है इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PR, ओके, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। हो गया भैया। देन द लेंथ ऑफ OP, अब ध्यान से समझिए, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ORP, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ORP, राइट एंगल 90 डिग्री पे है। तो राइट एंगल 90 डिग्री पे है, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका ये हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो OP इज योर हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है यहाँ पे। अब कभी भी 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आता है ना ट्रायंगल में और दो साइड्स दिया हुआ है, तीसरी पूछे आप, डायरेक्ट पाइथागोरस लगाइए। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ठीक है, तो OR इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल गिव यू 9 प्लस 16 विल गिव यू 25 एंड OP विल बी अंडर रूट ऑफ 25 मीन्स 5 सेंटीमीटर। आ गया क्या? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज RQ, ओके, RQ की लेंथ है, ये कॉर्ड है आपका, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स कॉर्ड है। तो RQ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। देन PM क्या होगा? PM बन गया यहाँ पे। चलिए, ये बड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ड्रैग करके आते हैं क्योंकि वी विल नीड दैट। ठीक, आते हैं इसको लेके यहाँ पे और फिर से फिगर बनाते हैं। ये आपका सर्कल, ये आपका टेंजेंट, ये हो गया P, ये हो गया ये लाइन जो कि डॉटेड थी, ये है RQ। ठीक है, तो RQ की वैल्यू इज गिवन, RQ इज 4 सेंटीमीटर एंड यू नीड टू फाइंड आउट PM। अब ये PM का है, ये है आपका M, ये पॉइंट है आपका M। ठीक है, तो OP आपने निकाल लिया है, आपके पास सबकी वैल्यू है ऑलमोस्ट, ये भी 3 है आपके पास, रेडियस ऑफ द सर्कल 3, ये भी 3। ठीक है, आपका OP निकल गया है 5। अब आपके पास ये वैल्यू निकालें, ये भी तो परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये भी तो आपकी लाइन है जो आपके पास क्या आ रही है, पूरी 90 डिग्री फॉर्म कर रही है।
तो आपको निकालनी है RQ4 है। लेट्स सी कि क्या स्टेप फर्स्ट होगा। तो चलिए, अब अगर ये बीच में आया है लाइन तो यहाँ पे आपका होगा RM इज इक्वल्स टू MQ, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू RM और MQ मतलब हाफ ऑफ द RQ, मतलब कि हाफ ऑफ 4, ठीक है। तो हाफ ऑफ 4 मीन्स 2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी नो दैट क्या है आपका RM इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक। आपको निकालना क्या है PM, ठीक। इन राइट एंगल ट्रायंगल RMP, ठीक है। तो RP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ठीक है। तो PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RP का स्क्वायर माइनस RM का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 4 मतलब कि 8, और 8 क्या होता है PM इज इक्वल्स टू 2√2। क्यों? क्योंकि PM अगर यहाँ है और अंडर रूट ऑफ 2 है, एक मिनट सॉरी, दिस इज 12, ये आपका 12 है, ये 2 नहीं है। 16 माइनस 4 12 होता है, 12, और 16 माइनस 4 12 होता है। तो ये 2√2 नहीं होता है, ये 2√3 होता है। आ गया आपका आंसर। तो क्या है यहाँ पे है, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दिस इज हाउ अगेन यू हैव डन दिस क्वेश्चन वेरी सिंपली। सर्कल का, ऑल्दो सर्कल का क्वेश्चन था, सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो 9th के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल से जो लाइन टेंजेंट पे आती है या एग्जैक्टली कॉर्ड पे आती है वो 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। टेंजेंट्स इक्वल है, ये 10th का कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ द सर्कल से जो लाइन टेंजेंट पे आती है वो 90 डिग्री बनाती है, ये भी कॉन्सेप्ट टेंजेंट का है। फिर आपका एक 9th का कॉन्सेप्ट लगा था कि 9th का नहीं 7th का कॉन्सेप्ट कि इफ द साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिला जुला के आपने कर दिया है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था और हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसी तरह से। और मैं आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आ ही चुका होगा। जो नहीं आया है, मैंने एक ही क्वेश्चन आपको डिवाइस दिया है, वो है कंस्ट्रक्शन का। आई होप आप उसको कर लेंगे, नहीं करेंगे तो मैं हूँ, आई विल डेफिनेटली सॉल्व, मेक अ न्यू डिफरेंट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व योर डाउट पर्टिकुलरली ऑन दैट क्वेश्चन, ठीक है, इफ़ यू हैव। अदरवाइज आई होप कि मेरे सारे चिल्ड्रन उस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माय वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जैसे मैंने प्रैक्टिस पेपर आपको प्रैक्टिस करवाई है, आप भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। तो प्लीज़ बी विद दिस कि ये वाले कॉन्सेप्ट से कि हमको हाँ प्रैक्टिस पेपर बहुत सारे करने हैं, माने करने हैं, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, एवरीथिंग। इफ यू आर ऑप्टेड संस्कृत देन ऑल्सो। सो हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेरेंट्स को बॉदर बिल्कुल मत करिए। थैंक यू सो मच।